हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। मैं लवन्या एक बार फिर से आप सभी का टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? क्लास को एक बार सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, और हम अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है इस सेशन में, देखिए पहला क्वेश्चन। पहले तो हमारा 29 मार्च से जो तर्कस बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी बच्चे इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, इनरोलमेंट होना चाहते हैं, आप एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ पे आप अपना ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको पूरी फैकल्टी मिलेगी, जो बेस्ट फैकल्टी है हमारे यहाँ यूपी टेट की, जो काफी सारे बच्चों को प्रीवियस ईयर से मतलब उनका रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन ले लीजिए। डेमो आपके हमारे यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। और ये आपका है, देख लीजिए, ये फैकल्टी है आपकी। सारे क्लासेस चलती हैं आपकी 8 बजे से लेके 11 बजे तक, 12 बजे तक पूरी क्लासेस चलती हैं। देखिए 8 बजे आपकी चलती है सीडीपी की क्लास, एंड फिर 9 बजे चलती है हिंदी की क्लास, 10 बजे संस्कृत की क्लास चलती है, 11 बजे एसएसटी और मैथ चलता है, 12 बजे आपका ईवीएस चलता है। ठीक है, पूरी क्लासेस मॉर्निंग में आपकी चलती है प्रॉपर, जिससे आपको दिन में, इवनिंग में रिवीजन करने का भी पूरा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, सभी आपकी क्लासेस चल रही हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका ये आपका पहला क्वेश्चन आता है। देखिए आज मैंने आपको कुछ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, आज मैंने कुछ नए क्वेश्चंस को आपके प्रीवियस ईयर के बेसिस पे लाने का प्रयास किया है। तो क्लास को एक बार सभी स्टूडेंट, आशीष झा जी गुड मॉर्निंग। क्लास को एक बार सभी स्टूडेंट, नहीं अनीश झा जी, क्लास को एक बार सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आपके प्रीवियस ईयर जो मैंने 12 या 13 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, उसमें आपके प्रीवियस ईयर सारे कवर करा दिए हैं लगभग, और आगे आगे करेंगे अभी। ठीक है, अब ये मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे नए क्वेश्चंस को लेने का प्रयास किया है। तो देखिए इस क्वेश्चंस को हम करते हैं। अनीश जी इसका आंसर करिए आप। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? देखिए इसको करिए आप लोग। क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? किससे प्राप्त हुई है? लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। आंसर करिए अनीश जी। सभी स्टूडेंट जो भी क्लास में रहेंगे आंसर प्रॉपर करेंगे। ठीक है, आंसर आप लोगों को करना ही होगा। सभी लोग आंसर करिए, क्या होगा? किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है तो किससे मिली है आपकी? मोहनजोदड़ो से मिली है। किससे? और देखिए कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? और मृतकों का टीला किसका अर्थ है बताइए? काले रंग की चूड़ियां। समझ में आ रहा है? एक बार क्लास को आप लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी शेयर कर दीजिए। पूरा एनर्जेटिक होके क्लास में रहा करो भाई, अब तो टाइम नहीं बचा है सच में। ठीक है, हड़प्पा पता चल गया आपको। अब यहाँ पे मैं आपको ये करा रही हूँ कि इस तरीके से पहले आज मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ फैक्ट याद हो जाए, देन उसके बाद में हम फिर क्लासेस को बहुत अच्छे से करेंगे ही, जैसे करते आ रहे हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है बेटा? तो जो आपकी प्राप्त हुई है नर्तकी कांस्य की मूर्ति, जो प्राप्त हुई है आपकी, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। आपको समझ में आ रहा है? सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें प्रॉपर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी भी सिंगल स्टूडेंट को कोई दिक्कत है बताइए। अच्छा मैं दिख ही नहीं रही, चलिए अभी दिख रही हूँ। सिंगल स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, अदरवाइज फिर हम देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। सत्यमेव जयते किस शब्द के उपनिषद से लिया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है। जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है आपका? बताइए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, फटाफट से। जो सत्यमेव जयते है वो आपका किस उपनिषद से लिया गया है? अब जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, या फिर छांदोग्य उपनिषद से,
या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते को बार बार पूछा जाता है, ये आपका पीसीएस में भी पूछा गया है, किसमें, पीसीएस जैसे एग्जाम में भी इसको पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। ठीक है, तो किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, बताइए फटाफट से। सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, एक बार जल्दी से कमेंट करिए, एक सेकंड। क्लास को मैं भी शेयर कर देती हूँ, आप लोग एक बार अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कर दीजिए क्लास को। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक है, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, हर्षवर्धन को, बताइए कौन सा ऐसा शासक है जिसको द्वितीय किसके नाम से जाना जाता है। एक मिनट रुकिए, मैं क्लास को एक बार पहले शेयर कर देती हूँ सभी स्टूडेंट्स को। इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट रुकिए एक मिनट। ठीक है, मैं पहले क्लास को सभी लोगों को शेयर कर देती हूँ, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को एक बार सभी स्टूडेंट शेयर करें। सभी स्टूडेंट्स क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए कनिष्क, क्या होगा इसका आंसर, कनिष्क होगा। द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। देखिए, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य को स्टैब्लिश किया। हर्षवर्धन आप जानते हैं किससे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए कानपुर विद्रोह का, देखिए झांसी का किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। नाना साहब ने कहा से किया था, वो बेगम, ये बेगम हजरत महल ने कहा का किया था। तो कानपुर का पूछ रहा है कि कहाँ से किया था, 1857 के विद्रोह का कानपुर का किसने किया था, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सारे याद करा देती हूँ। ठीक है, फटाफट से। अनीस झा जी, आपके आंसर किस क्वेश्चन का आपने बी किया है बेटा, आंसर ही नहीं पता चल रहा है ना, फटाफट फटाफट आंसर करो सब लोग। किसने किया था बताइए, नाना साहब ने कहाँ का किया है, कानपुर का किया है। कुंवर सिंह ने कहाँ का किया है, और बेगम हजरत महल ने कहाँ का किया है, बताइए। कुंवर सिंह ने और बेगम हजरत महल ने कहाँ का किया है, फटाफट से बताइए, जल्दी से, जल्दी बताइए, जल्दी करें। 1857 के विद्रोह का कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल ने कहाँ का नेतृत्व किया था, जल्दी। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण। देखिए बेगम हजरत महल ने कहाँ का किया था, लखनऊ का, है ना। बेगम हजरत महल ने लखनऊ का किया था, और कुंवर सिंह ने कहाँ का किया था, जल्दी बताइए।
बिहार के जगदीशपुर का, बहुत बार बार पूछा जाता है, बिहार के जगदीशपुर का। तो हम इसको याद करने का प्रयास करते हैं अभी ही। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में जो नेतृत्व किया था वो नाना साहब ने किया था, लक्ष्मीबाई ने झांसी में किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में किया था, है ना, नाना साहेब ने, वो कुंवर सिंह ने आपका बिहार का किया था। ठीक है, उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये चीजें याद हो रही होंगी। ठीक है, अब देखिए इसका और लिख लीजिए आप, बरेली का किसने किया था? खान बहादुर खान ने। आज याद करा देती हूँ आपको बरेली का किया था खान बहादुर खान ने। बरेली का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? 1857 के विद्रोह का खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है, इसी तरीके से सारे याद कर लीजिए, है ना। फैजाबाद का मौली अब्दुल्ला ने, बरेली का खान बहादुर खान ने। ठीक है, दिल्ली का बहादुर शाह जफर ने। दिल्ली का किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, दिल्ली का किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। क्लास को एक बार सब लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, एक बार क्लास को आप लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कर दीजिए फटाफट से। अनीस जी क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। अब्दुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयबजी, एम अंसारी और सर सैयद अहमद खान। बताइए किसके पूछ रहा है आपसे, फटाफट से आंसर करें जल्दी से। बताइए क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वैसे अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात आए तो किसने की थी? अठारह में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी सन 1885 में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नेक्स्ट है आपका, भूगोल सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए सौरमंडल के अगर ग्रहों की बात करते हैं, सबसे पहले तो सौरमंडल में अगर टोटल कुल ग्रह है तो वर्तमान में अगर 8 है, पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। प्लूटो एक को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया क्योंकि वो जो ग्रह की टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसे फुलफिल नहीं करता था, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, तो सब कह रहा है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। तो सौरमंडल में ऐसे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। अब मैं आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज कराती जा रही हूँ, कई बार पूछा गया आपसे। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ये सब चीजें मैं आपको याद करा दे रही हूँ। ठीक है, चलिए तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? सबसे गर्म ग्रह क्या होगा आपका? शुक्र, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, पाक जल डमरू किसके मध्य पाई जाती है? बताइए, पाक जल डमरू किसके मध्य पाई जाती है? जो पाक जल डमरू है वो किसके मध्य पाई जा रही है? आंसर करें सभी स्टूडेंट्स।
पाक जल डमरू किसके मध्य पाई जा रही है? क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को। भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है, पाक दल डमरू जो है भारत और श्रीलंका के मध्य। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा ना, आप लोग आंसर नहीं करते, क्लास में रेगुलर नहीं रहते, बहुत दिक्कत होगी आगे वाले समय, ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत है वो वायुमंडल की किस परत में पाई जा रही है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में? बताइए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जा रही है? बताइए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जा रही है? अनीस जी, आप तो क्लास में है ना, आप आंसर करिए, आप क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? जो बच्चे क्लास में है वो तो आंसर कर सकते हैं ना। आंसर भी नहीं दिख रहा आप लोगों का। एक सेकंड रुक जाइए, मैं देखती हूँ क्लास में बच्चे कहाँ हैं। आंसर तो करो भाई, आप लोग आंसर का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। लाइव क्लास लेने का क्या मतलब है जब आंसर ही नहीं करोगे तो, ठीक है। तो क्या होगा, ओजोन परत जो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। किस में पाई जाती है? समताप मंडल, ठीक है। ये सब चीजें हमें याद करनी है। ओजोन लेयर क्या है? हमारे पास जो हार्मफुल रेजेस आती है उनको आने से रोकती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे स्किन कैंसर है या स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको रोकने का प्रयास कौन करती है? ओजोन परत करती है ना, ठीक है। मुझे बच्चे, एक सेकेंड, क्लास को एक बार आप लोग अपने दोस्त, फ्रेंड्स सभी को शेयर कर दीजिए। बच्चे क्लास में कहाँ चले गए हैं? एक दिन का गैप हो जाता है, आप लोग आते ही नहीं है फिर। भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बताइए, भारत में जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, ये क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ आप लोगों को पहले। बताइए क्या होगी? क्या है? कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त होती है वो होती है काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? बताइए, कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने परसों वाले क्वेश्चन पेपर में कराया था। काली मिट्टी का जो काला रंग है वो क्यों होता है? कमेंट करके बताइए। इसका मतलब आप लोगों को पुरानी चीजें बिल्कुल भी याद नहीं है, आप लोग एकदम से भूलते जा रहे हैं साथ के साथ सारी चीजें। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। चीजों को भूलना नहीं है, याद करना है। कैसे याद करोगे ऐसे? ऐसे तो बिल्कुल नहीं काम चलने वाला आप लोग का, ठीक है। फटाफट फटाफट से हमें सारी चीजों को कवर करना है, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, जल्दी से नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? बताइए, एक सेकंड में दिख नहीं रहा। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? फटाफट से बताइए, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अभी सही है ना? दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए, जल्दी बताइए, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। देखिए कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो दुनिया की जो आकृति जी, बहुत लेट आप क्लास में आई हैं, ठीक है। क्लास को मैं लिटरली कह रही हूँ कि आप लोग जो भी बच्चे क्लास में है, ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीवाईक्यू हमने कर लिए, ठीक है, लेकिन अब हमें कुछ नए क्वेश्चंस को करना ही पड़ेगा ना बेटा। तो ठीक है, इस चीज को आप समझने का प्रयास करिए और आपको करना ही होगा सब चीजें अपने तरीके से, ठीक। तो क्या कह रहा है, दुनिया की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? अरावली, राजस्थान में। देखिए, मैं अभी बहुत ज्यादा इसके फैक्ट्स चाहती तो मैं एंडीज का, अल्पस का, हिमालय का बहुत सारे फैक्ट्स आप लोगों को करा देती, लेकिन अभी नहीं करा रही हूँ क्योंकि आपकी सारी चीजें प्रिपेयर हो जाए एक बार सही तरीके से, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ एक बार आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और देखिए, मैंने पीवाईक्यू से आपको अंदाजा लगा दिया, मैं कुछ अब नए क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ जो फैक्ट के माध्यम से बस मैं आपको भी क्वेश्चन से यूज टू करा रही हूँ, ठीक है। और अब हम डिटेल में, जैसे हमारी क्लासेस चलती हैं, जैसे बीच में अभी 2-3 दिन मैंने कराया था पूरा डिटेल में, चारों ऑप्शंस को डिटेल करके, वो सब हम करेंगे। आप लोग क्लास में जुड़िए
और इस एग्जाम को पास करना, आप लोग समझ लीजिए कि हमें इसको इस बार निकालना ही है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो दुनिया की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है, कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका, पूछा जाएगा नागरिक शास्त्र भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्व को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो भी ऑप्शंस दिए ना, हमें उनके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं आपको पूरे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करा दूं, नागरिक शास्त्र में पूछ रहा है ये, ठीक है। अगर आपसे पूछता भारतीय संविधान की बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार तो किसे कहते हैं? देखिए, अगर आपसे पूछता, ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से। तो मौलिक अधिकार किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान के भाग 3 में। किसमें? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। आर्टिकल क्या है इसका? इसका जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो हमारा क्या है, यहाँ लिख दे रही हूँ ना मैं आर्टिकल। इसका जो अनुच्छेद है आपका 12 से 35, अनुच्छेद क्या है? 12 से 35, ठीक है। एक सेकेंड, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 है। फिर प्रस्तावना आपको जानती है। नीति निदेशक तत्व क्या है आपका? भाग 4 में इसका उल्लेख है, ठीक है। नीति डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, इसका अनुच्छेद 35 से मतलब 36 से 51 है ना, 36 से 51 में इसका संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो है आपका अनुच्छेद 32, है ना। संविधान का अगर आपसे पूछा जा रहा है नागरिक शास्त्र, क्या क्वेश्चन है ये देखिए आकृति जी। क्वेश्चन कह रहा है, गलत बताया आकृति जी आपने आंसर, ठीक है। देखिए क्यों बताया, क्या कह रहा है? नागरिक शास्त्र भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? नागरिक शास्त्र में अगर पूछता ना आपसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो कहते हैं आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है नागरिक शास्त्र में भारतीय संविधान में, तो प्रस्ताव किसको कहते हैं? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक है। प्रस्तावना में संविधान की आत्मा निहित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता अम्बेडकर के अनुसार, तो संविधान की आत्मा भारत किसको कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। इसको क्यों कहते हैं अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा? इसका भी मैं रीजन आप लोगों को बता देती हूँ। इसलिए कहते हैं कि जब आपके मौलिक अधिकार कौन से होते हैं? मौलिक अधिकार वे राइट्स होते हैं जो हमें बाय बर्थ मिले होते हैं, जन्म से मिले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। उन अधिकारों को, हमारे अधिकारों को उनसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। जैसे हमें खाने का अधिकार, रहने का अधिकार, जीने का अधिकार, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। इन्हें हमसे कोई नहीं, अगर हमारे इनका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत हम जा सकते हैं हाई कोर्ट। कहाँ जा सकते हैं? अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, रीट जारी कर सकते हैं। और लेकिन नागरिक शास्त्र में अगर पूछा जाए सिविक्स में कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहेंगे, तो प्रस्तावना को कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में ही सारी चीजें इंक्लूडेड है। प्रस्तावना ही हमारे संविधान की, पूरे हमारे संविधान को डिफाइन कर देती है। जैसे कोई आप बुक खरीदते हैं, उसका सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं ना, वो इंडेक्स पूरी बुक के बारे में बता देती है आप लोगों को। इसी तरीके से हमारी क्या है, संविधान की प्रस्तावना एक इंडेक्स के तरीके से है पूरा, सबसे, है ना। चलिए, समझ में आया यहाँ तक? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आकृति जी समझ में आया जो मैंने समझाया? अनीश झा जी समझ में आया या नहीं आया, बताइए। किसी को कोई दिक्कत? तो मौलिक अधिकार आपको समझ में आए, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। और नीति निदेशक तत्व कौन से होते हैं? वे होते हैं राज्य जिन्हें अपने कल्याणकारी, राज्य लोक कल्याणकारी कार्य को करने के लिए करता है, मतलब देश को अच्छा बनाने के लिए। अगर भारत सरकार है या कोई भी गवर्नमेंट है, नीति निदेशक तत्वों पर इसलिए ध्यान ज्यादा देगी क्योंकि क्या करना है, इसको अच्छे लोक कल्याणकारी कार्य राज्य को अगर बनाना है तो नीति निदेशक तत्व को फॉलो करेगी, ठीक है। चलिए, समझ में आया? ये नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार राज्य के लिए बाध्यकारी है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। और प्रस्तावना में हमारा एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे कहते हैं क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, जिसमें प्रस्तावना में किसको जोड़ा गया था? एकता, अखंडता को ना, सब चीजें। तो वो सब चीजें अलग है, पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में पूरा, जिसमें मैं थ्योरी के क्लासेस लूंगी, वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन से यूज टू हो रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया, इसी तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। कमेंट करके बताइए फटाफट से, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है या आगे आ गया ना समझ में आकृति जी? वेरी गुड। कोई सी भी चीज क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अब आप ये नहीं लगाएंगे ना,
नागरिक शास्त्र में पूछा जा रहा है आपसे प्रस्तावना, बी आर अम्बेडकर के अनुसार पूछा जा रहा है संविधान की आत्मा, तो संवैधानिक उपचारों का अनुकार अनुच्छेद 32 है क्या? अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन, सॉरी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके अनुसार? अनुच्छेद 32 के अनुसार। और 226 के अनुसार सीधे कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो। रीट जारी करते हैं ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, ये सब चीजें पता है या नहीं? पता होगा सबको, नहीं पता होगा तो थ्योरी में डिटेल में हम लोग सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? देखिए पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन जितने भी आपके यूपी टेट के अफसर के एग्जाम हुए, एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। हम इस तरीके से एनालिसिस करते हैं अपने एग्जाम को पास करने की। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं सब में आपसे पूछा गया है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो पहले आप अनीश जी और आकृति जी पहले इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, वर्धा समिति ने या फिर राजमन्नार समिति ने? देखिए अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय की बात की थी ना, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। ये चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी, है ना? योगेंद्र जी वेरी गुड, आंसर कर रहे हैं आप। ठीक ठीक ठीक, योगेंद्र जी ने आंसर किया है। आकृति जी आपने क्यों नहीं किया? योगेंद्र जी क्लास में मैं जो समझा रही हूँ वो चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या कोई दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं सारी चीजों को प्रॉपर वे में, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। दिक्कत क्या है? पंचायती राज, और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे अशोक मेहता समिति ने कितनी पंचायती राज व्यवस्था की बात की है? 2 स्तरीय। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, क्योंकि इसमें 4 है ना, बलवंत तो 1 कम कर दो, इसमें 3 है तो इसमें 1 कम कर दो, 2। ठीक है, अब आपसे दूसरा पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। तो सबसे पहले राजस्थान के कहाँ पे? नागौर जिले में लागू किया गया था, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? राजस्थान के नागौर जिले में। सारे क्वेश्चन जो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आई हूँ ना, ये मैंने नया क्वेश्चन बनाया, और इससे पहले प्रीवियस ईयर इस पंचायत वाले से क्वेश्चन आए, मैं सारे आपको इस एक क्वेश्चन में रिवाइज कराना चाहती हूँ। ऐसे ही मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, अब मैं यही तरीका अपना रही हूँ। ठीक है, तो अब पंचायती राज व्यवस्था को एक बार क्वेश्चन आया था, कहाँ पे सबसे पहले लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में। फिर आंध्र प्रदेश, राजस्थान ना। दूसरा आपसे पूछा गया नागौर, हाँ राजस्थान के नागौर जिले में। और किसके शासन काल में किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही? बिल्कुल। तो क्या कह रहा है? पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव जो सबसे पहले दिया था वो किस समिति ने दिया था? अब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दीजिए फटाफट से। एक बार मैं आप लोग के कमेंट्स देख लेती हूँ क्या कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, तो किसने दिया था? वेरी गुड, किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। वेरी गुड गुड, ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। यहाँ से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए थे हमने कर लिया। पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में किसके तहत लाया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को किसमें लाया था? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार। नगर निगम, नगर पंचायत से जो नगर निगम से जो रिलेटेड है, जो कौन सा आपका 74वां संविधान संशोधन है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी सिंगल स्टूडेंट को कोई दिक्कत? हाँ, एक बार एक क्वेश्चन और आया था, पंचायती राज व्यवस्था को लाने का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, विकेंद्रीकरण का उद्देश्य था। ठीक, यहाँ तक योगेंद्र जी, आकृति जी, अनीश जी, जो भी बच्चे क्लास में हैं सभी को समझ में आ रहा है? सिंगल स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती हूँ फटाफट से। ठीक है, बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइए। मैं एक मिनट आप लोग का कमेंट जल्दी बताइए, कोई दिक्कत? वेरी गुड। हाँ, इस तरीके से बच्चे क्लास में जब रहते हैं ना तो मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट। हाँ चलिए चलिए, ठीक है। हाँ वेरी गुड, योगेंद्र जी ने एकदम सही रिस्पॉन्स किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा का नहीं पूछ रहा है बेटा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष पूछ रहा है। चलिए आंसर करिए फटाफट से। योगेंद्र जी क्या कह रहा है? राज्यसभा की बात आ रही है। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष है वो कौन होता है? जल्दी बताइए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति, आंसर करिए योगेंद्र जी। क्लास में बच्चे हैं, आकृति जी, अनीश जी, योगेंद्र जी, आंसर का रिस्पॉन्स, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। देखिए भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति है आपका,
राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो क्या है। देखिए भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है, तो मैं इसको एक ट्रिक से बनाती हूँ। जैसे आप कास्टिज्म में मैं मानती नहीं हूँ बिल्कुल भी ना, मैं कास्टिज्म को फॉलो करती हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ गया तो समझाने के लिए ट्रिक के, ठीक है। वॉइस की दिक्कत है क्या? अच्छा वॉइस प्रेसिडेंट बोल रहा है, मैं सोची वाइस प्रेसिडेंट होता है बेटा, वॉइस नहीं। ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक 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 है। राज्यसभा का पदेन सभापति, वेरी गुड योगेंद्र जी, ये तो जोक हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के देखिए 52 सबसे ऊपर होता है ना, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, ठीक है, 52 में। इस तरीके से ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अब आपसे प्रधानमंत्री 74 73 में इसका उल्लेख होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। तो कह रहा है आपका राज्यसभा का जो पदेन स्टेपनी के तरीके से कार्य करता है, जो पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, जो पदेन सभापति वो होगा आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? बी इज योर राइट आंसर। यहाँ तक सभी को दिक्कत समझ में नहीं, आंसर सही हो गया, राज्यसभा की बात कर रहा है, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है। तो इनको केटी शाह के समिति, केटी शाह की एक समिति आई थी, रिकमेंड किया था उन्होंने, उसके बेसिस पे इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। जोड़ा गया तो 51A में मौलिक कर्तव्य को किसमें जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 51A में जोड़ दिया गया, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान के इसको जोड़ दिया गया, ठीक। तो क्या कह रहा है? अमेरिका से, आयरलैंड से, रूस से, ब्रिटेन से, बताइए भारतीय संविधान में इसको कहाँ से लिया गया था? फटाफट से योगेंद्र जी, आपको किसका एग्जाम देना है इस बार, बताइए जल्दी बताइए। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? अमेरिका से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से क्या लिया गया है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। जीआईएससी किस सब्जेक्ट से है बेटा योगेंद्र जी? जीआईएससी किस सब्जेक्ट से आपका? आंसर करिए 14 का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया? तो पूर्व सोवियत संघ से, रूस से लिया गया है, ठीक है। चलिए कोई नहीं बताया, कोई बात नहीं, ठीक है। अमेरिका कुछ चीजें, अमेरिका हाँ मौलिक फंडामेंटल राइट्स में कुछ चीजें मौलिक अधिकार, हरी नागरिकता जैसे ये कहाँ से ली गई है? हमारे संविधान में है ना, अमेरिका में ऐसे है ना। यूएस अमेरिका से मौलिक अधिकार को, आयरलैंड कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, ठीक ठीक। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस है आपके लिए, जीएस में काम आएंगे जो मैं करा रही हूँ। ये सब चीजें आपके जीएस में बहुत काम आएगी, ठीक है। योगेंद्र जी ये एनसीईआरटी बेस्ड करा रही हूँ मैं, अभी तो इजी चल रहा है, अब कुछ टफ क्वेश्चंस को भी लेके आऊंगी, ठीक है। यूपी यूपी टेट नहीं देना है आपको। तो भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ, रूस से, ठीक है। और भारतीय संविधान के किस में इसका उल्लेख है मौलिक कर्तव्य का? अनुच्छेद 51A में। मूल संविधान में ये नहीं थे, ठीक है, इसको जोड़ा गया बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। 42 नहीं, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब देखिए अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की बात कर रहा है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये, जी है ना। चलिए ठीक है, पहले हम इजी ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं फटाफट से, क्योंकि जो कई बार ऐसा होता है इजी क्वेश्चंस को हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अस्पृश्यता जो एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनुच्छेद 17 में इसकी बात है ना। समता या समानता का अधिकार की बात 14 में होती है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। यूपी टेट भी देना है तो यूपी टेट के लिए जीएस के प्रीवियस ईयर, एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे अभी तक जो कराए थे, अब मैं इसको कुछ नए क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। ये नए क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ऐड करके किए हैं, तो यूपी टेट के लिए आप लग जाइए योगेंद्र जी। अस्पृश्यता का अंत आपका जो है अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको कहते हैं 17 है।
14 आपका विधि के समक्ष समानता समता से संबंधित है, और 19 आपका स्वतंत्रता, 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें, 19 में, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें याद होनी चाहिए, जैसे हम लोग भी तो हैबिट हो गई है, याद हो गई है चीजें, टिप्स पे आपको भी याद हो जाएंगी। तो क्या होगा, अनुच्छेद 17 आपका क्या है, अस्पृश्यता का अंत, बहुत बार पूछा गया है। तो आपको यूपी टेट के लिए जो मौलिक अधिकार के आर्टिकल है आपके, है ना, 12 से 35, उनको हमें याद कर लेना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में उन्हीं से पूछे जा रहे हैं, बाकी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। और ज्यादा जो पूछ रहा है ना आपका 14 से लेके 32वां पूछ रहा है, जो इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रही हूँ आपको एक बार इंपॉर्टेंट करा दूंगी, पहले आप लोग क्लास में रेगुलर हो जाइए सारे स्टूडेंट्स, फिर हम इसको करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अर्थशास्त्र एवं सामान्य ज्ञान, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन को, वर्गीस कुरिया को, बाबा आमटे और सैम्य पित्रोदा, बताइए किसको माना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, आंसर करिए फटाफट से, जल्दी जल्दी। जल्दी करिए, आंसर नहीं आ रहा है। क्या होगा, वर्गीस कुरियन, क्या होगा इसका आंसर, वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष किसको कहा जाता है, बताइए। पहले तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नरेंद्र मोदी जी, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की अगर स्थापना की बात करेगा तो कब हुई थी स्थापना? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की अगर स्थापना, ये पूछा जाता है, नीति आयोग से एक क्वेश्चन जरूर आता है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015, है ना, इसकी स्थापना हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, क्या होते हैं इसके अध्यक्ष? जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री रहेंगे उस टाइम, वही उसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। मतलब नीति आयोग के जो प्रधानमंत्री हैं, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो उसके अध्यक्ष है, नरेंद्र मोदी जी के बाद जो भी बनेंगे तो उसके प्रधानमंत्री, वो मतलब जो देश के प्रधानमंत्री होंगे वो उसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। चलिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, ये बताइए। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, फटाफट से जल्दी जल्दी बताइए सभी स्टूडेंट्स, क्या होती है नीति आयोग की फुल फॉर्म? और अगर पूछा जाए आपसे नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है नीति आयोग का मुख्यालय? नई दिल्ली में। एक मिनट रुकिए, मैं लिख दे रही हूँ। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। अभी मैं इसकी फुल फॉर्म लिख दे रही हूँ, ठीक है, लिखिए। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो लिख लीजिए आप। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ठीक, समझ में आ रही है सारी चीजें या नहीं आ रही? आ रही है ना आप लोगों को या नहीं आ रही? ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है?
जल्दी जल्दी हम अपनी चीजों को करते जाएंगे बहुत प्रॉपर वे में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो भी मतलब देश का प्रधानमंत्री है वही उसके अध्यक्ष है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ है आपका? नई दिल्ली में। इसकी वो क्या है आपकी फुल फॉर्म क्या है? मैम दिख नहीं रही है, अच्छा मेरे को देखना जरूरी है क्या? ठीक है चलिए, ठीक ठीक अब दिख रही हूँ मैं, चलिए ठीक है। अब क्या आएगा? इसके अध्यक्ष हो गए। अब इसके फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अब नीति आयोग से हमने क्या हुआ, एक छोटा सा रिवीजन नीति आयोग का पूरा कर लिया है ना इस क्लास के माध्यम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, पता ही होगा आप लोगों को। विश्व पर्यावरण जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? आपका 5 जुलाई को, ठीक है। क्लास को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए भाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प की बात करता है, ये बेसिक क्वेश्चन है यूपी से रिलेटेड, मैं आपको करा देती हूँ। तो विश्व है ना, तो क्या होंगे बताइए योगेंद्र जी, आंसर करिए फटाफट से, कहाँ चले गए क्लास से? आंसर करिए जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का यूपी स्पेशल विशेष उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऐसे राजकीय पुष्प याद पूछा जाएगा, स्थापना कब हुई थी, राजकीय फल क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, ये उत्तर प्रदेश की हमें सारी चीजें बेसिक्स पता होने चाहिए ना, ये हमें सारे पता होने चाहिए। तो क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है आपका? पलाश है। क्या है? पलाश। गूगल करके देखिएगा इस पलाश की फोटो, वैसे मैं यहाँ लगवा दूंगी नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो, ठीक है। चलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में, सोनभद्र में, वाराणसी में। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सब एक्सप्लेनेशन के साथ बेटर किए, अब हम 10 मिनट में पूरे क्वेश्चंस को करते हैं, फिर उनका बेटर तरीके से रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है आपसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? बताइए जल्दी, आंसर करिए, कहाँ पे स्थित है? जल्दी जल्दी। कोई बच्चे आंसर आप लोग करने में ना बहुत प्रॉब्लम करते हैं, पता नहीं क्यों, और आंसर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, जल्दी करिए। नहीं पता? हाँ, किसी को नहीं पता? कितने सारे बच्चे हैं क्लास में उसमें से? हाँ, लखीमपुर खीरी में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, ये तो सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो गोरखपुर, मथुरा, आगरा, झांसी। बताइए सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो आपके गोरखपुर में होती है, और सबसे कम आपकी जो होती है वो मथुरा में होती है, ठीक है। चलिए इतनी चीजें तो बेसिक है, हम लोग को तो ऐसे ही सबको याद होता है ना। आप लोग योगेंद्र जी आंसर क्यों नहीं कर रहे आप? एक बार आपने क्लास की फिर उसके बाद आंसर करना बंद कर दिया। क्लास में अगर आप हैं तो टीचर के सामने रिस्पॉन्स करेंगे तो टीचर आपका जान पाएगा कि आपकी कमजोरी क्या है, आपका प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, वहीं से आपका टीचर आपको क्वेश्चंस बना के लेके आएगा, ठीक है। चलिए आपके रिस्पॉन्स से बहुत फायदा होता है क्लास में, समझ में आना होगा आपको। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक है ना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका क्या है? मथुरा, वो गोरखपुर, ठीक है। सबसे कम पूछा जाता तो मथुरा होता, तो गोरखपुर इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, नेक्स्ट है आपका शिक्षण शास्त्र मतलब एसएसटी पेडागोजी एंड मिक्स्ड सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रट्टा मारना, अक्षय नागरिक बनना, केवल परीक्षा पास करना, जानकारी एकत्र करना। बताइए। अरे भाई देखिए, जब आपसे कुछ बेसिक अच्छी चीजें पूछी जाती हैं तो आप उस चीज को ध्यान रखिए कि शिक्षण शास्त्र कह रहा है आपसे कि एसएसटी पेडागोजी जो है सामाजिक अध्ययन है, किस चीज का है, उद्देश्य उसका क्या है, मतलब एसएसटी जो हम पढ़ रहे हैं पेडागोजी सामाजिक अध्ययन में, तो उसका उद्देश्य क्या है, क्यों उसको बनाया गया है, उसका रीजन क्या है? बताइए। हर एग्जाम को या हर चीज को लाने का हर कोई रीजन होता है ना, तो बताइए। शिविका कुमार जी आंसर कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? रट्टा मारना, अक्षय नागरिक बनना। देखिए रट्टा मारना तो नेगेटिव ऑलरेडी गलत हो गया, केवल परीक्षा पास करना, केवल जहां लगाओ तो वो वैसे भी गलत हो जाता है, ठीक है। 2 गलत हो गए आपके, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट नागरिक
जानकारी एकत्र करना या अच्छे नागरिक बनना, इन दोनों में से बताइए क्या होगा। दो ही ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, इन दोनों में से आप बताइए। दिख नहीं रही मैडम, ये बात आप लोगों की बिल्कुल सही है। सिविका जी कह रही है शिवलाल कुमार जी कह रहे हैं मैम डी इज योर राइट आंसर, लेकिन पहले आपने बी बताया, अब आप डी बता रहे हैं, ऐसा कैसे? अभी मैं सही हूँ, दिख रही हूँ ना आप लोगों को? अरे देखना क्या, आवाज आ रही है बस, बहुत है। ठीक है, क्या होगा बताइए। हाँ सही है, क्या होगा? अच्छे नागरिक बनना। नेक्स्ट है आपका, अरे एक सेकेंड, ठीक, क्या होगा? अच्छे नागरिक बनना। ठीक, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेरी गुड शिवलाल जी, शिवालाल कुमार जी, आपने आंसर सही किया है। योगेंद्र जी लगता है क्लास में है नहीं, चले गए बीच में ही क्लास छोड़ के। अब देखिए, बिहू किस राज्य का, क्या कह रहा है, एक मिनट एक मिनट, वायुदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? मैंने आपको हमेशा से बताया, वायुदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाएगा? बैरोमीटर। थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं, सिस्मोग्राफ से आपका भूकंप वगैरह आता है उसको मापते हैं, हाइड्रो और हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं ये बताइए। हाइड्रो जल है ना, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता है ना। इस तरीके की चीजें हमें पढ़नी होंगी। अब नेक्स्ट है आपका, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू आपका जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो बिहू लोक नृत्य आपका किसका है? असम का है। ये चीजें बेसिक है यार, ये सब आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं अभी तो, एकदम इजी, और लेवल आपका इससे हाई रहेगा, और आप यहाँ पे गलत कर दे रहे हैं। ठीक है, शिवलाल कुमार जी, जैसे आपने ये बी लिखा है, तो आपने किस क्वेश्चन का बी लिखा है वो भी मेंशन करिए। ठीक है, कई बार मान लीजिए नेटवर्क की वजह से कमेंट लेट आता है, तो फिर आपका आंसर्स पता नहीं चलेंगे, है ना। पढ़ते रहिए भाई, और हमें अपने एग्जाम को लिटरली किसी भी कंडीशन में पास करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 24 का, वेरी गुड, तो असम है, वेरी गुड गुड, है ना। आप अपनी प्रिपरेशन को इतने अच्छे से करिए ना। अगर आप किसी भी एक टीचर की क्लास देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही मेरी, किसी की भी, आप रेगुलर वो क्लास देखते जाइए, थ्योरी पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन आप अभी आज यहाँ हैं, कल कहीं और है, परसों वहां है, तो फिर आपका इसमें डाइवर्जन हो जाता है। आपके पास समय उतना ही है, तो डाइवर्जन हमें नहीं करना है। ठीक है, पढ़ते जाइए बस अच्छे से अपनी चीजों को, बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। और मैं कह रही हूँ कि मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट रहते हैं उनका हर, जैसे बिहार एस्टेट का भी देख लीजिए, मेरी क्लास में जितने स्टूडेंट रहते थे लगभग सबका एस्टेट पास हुआ। यूपी टेट में, यूपी टेट के सी टेट वाले में देख लीजिए, तो जो बच्चे हैं रेगुलर रहते हैं उनके एग्जाम में कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो एग्जाम के समय जागते हैं, फिर उसके बाद में भी इधर उधर घूमते हैं, तो उसको दिक्कत होती है उन लोगों को। ठीक है, मैं किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को नहीं कह रही हूँ, और लिटरली अब टाइम कम बचा है, तो मैं बार बार कहूंगी कि आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में एकदम जुट जाइए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को पॉजिटिव करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, पूछ रहा है काजीरंगा नेशनल, क्या है क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, एक सिंह वाला गैंडा के लिए, हाथी के लिए, शेर के लिए? जो आपका काजीरंगा है वो किसके लिए स्थित है, प्रसिद्ध है, सॉरी। फटाफट से शिवलाल कुमार जी आंसर करिए जल्दी से, योगेंद्र जी आंसर करिए, आकृति जी आंसर करिए, जितने बच्चे क्लास में हैं सब प्रॉपर रिस्पॉन्स करें फटाफट, आंसर करते जाओ, पढ़ते जाओ भाई, पढ़ना तो है ही, चाहे आज पढ़ो या कल पढ़ो, हमें तो पढ़ना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हर हाल में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताएं फटाफट से, किस चीज के लिए, एक मिनट। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? किसके लिए? वेरी गुड, 25 का आंसर शिवलाल कुमार जी कर रहे हैं, एक सिंह वाले घंटा। देखिए, इनको पता है, ये बेसिक चीजें जब आप सही करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। फिर मैं मॉडरेट क्वेश्चंस लेके आऊंगी, है ना, इजी टू मॉडरेट, फिर आपके टफ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए, सौरमंडल में अभी कितने टोटल वर्तमान में कितने, 8 ग्रह हैं, पहले 9 हुआ करते थे, प्लूटो को बाहर कर दिया गया क्योंकि वो जो ग्रह की कंडीशंस थे उसे फुलफिल नहीं करता था। ठीक है, तो उसको ग्रह से बाहर कर दिया गया प्लूटो को। तो अब वर्तमान में अगर ग्रह की बात करी जाए तो 8 ग्रह हैं। सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है, और शुक्र और बुध का क्या है आपका, तो कोई भी उपग्रह नहीं है। मैंने आपको बताया भी था इसका आंसर, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है?
ठीक है। अच्छा, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ये सब चीजें बेसिक बेसिक है, हमें पता होनी चाहिए टिप्स से, है ना। हमें एकदम, ये जब मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी तो ये सारी टिप्स करा दूंगी, अभी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ। आपको ये रियलाइज हो कि हमें सारी चीजें याद है या हम सब भूल गए हैं, हमें अपनी तैयारी को कहाँ से स्टार्ट करना है, ये आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है, ठीक है। चलिए, तो क्या आंसर होगा? बी इज योर राइट आंसर। बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको कवर करनी ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है, ये सारे शिक्षा मंत्री, राज मंत्री, है ना, ये सब मैं आपको याद कराऊंगी, और मैं याद कराना अब स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो क्या है आपका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल, देखिए जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। बी आर अम्बेडकर तो आप जानते ही हैं क्या थे, है ना, कितना उन्होंने, आपने देख सुना होगा। मौलाना तो क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। शिक्षा मंत्री की बात करेंगे पहले, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सब चीजें वेरी गुड। 27 का ए शिवलाल जी, है ना। तो चलिए, क्लास में इसी तरीके से अगर आप जुड़े रहेंगे, रिस्पॉन्स करते रहेंगे, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, और क्लास को लाइक जरूर किया करिए। कैसा लग रहा है शिवलाल कुमार जी? क्लास में समझ में आ रही है चीजें? आपको आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए। आ रही है? चलिए, ठीक है। शिवलाल जी, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो चीजें क्लियर है, आपको समझ में आ रही है? नेक्स्ट है ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। जीटी रोड जिसको कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण किसने करवाया था, बताइए फटाफट से। किसने करवाया था इसका निर्माण? वेरी गुड, शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। चलिए देखिए, सब चीजें आपको पता चल रही हैं, है ना। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, क्या हो गया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था ना। उनको जो वो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था, है ना, लुम्बिनी में उनका जन्म वगैरह हुआ था, ठीक है। तो वो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, ठीक है। अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वो सारनाथ में, बोध गया में उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना, गया, गया में जिसको बोध गया के नाम से जानते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। लेकिन पहला उपदेश अगर उन्होंने दिया है तो सारनाथ में दिया है, ठीक है। लुम्बिनी क्या है, कुशीनगर क्या है, आप लोग बता सकते हैं। वेरी गुड। क्या क्लास में सिर्फ शिवलाल जी हैं जो आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे सोए हुए हैं क्या? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारत का जो संविधान था इसको अंगीकृत कब किया गया था? जल्दी से बताइए, भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 30 जनवरी 1948 को। बताइए कब किया गया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे फटाफट से। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर इसको भी गलत करेंगे तो पिटाई हो जाएगी, ठीक है। भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था वो कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। चलिए, 15 अगस्त को तो क्या देश आजाद हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू हुआ था। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, सबको पता है। और हाँ, एक चीज और, क्लास को आप लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। शिवलाल जी और योगेंद्र जी, आकृति जी, अनीस जी, जितने भी बच्चे आज क्लास में थे सभी स्टूडेंट कल 11 बजे जुड़ेंगे क्लास में। इसी तरीके से आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। अगर आप कहें तो एक दो दिन और प्रीवियस ईयर कराऊं या न्यू क्वेश्चंस लेके आऊं? जल्दी से बताइए शिवलाल जी। सभी स्टूडेंट जो भी क्लास में है बताइए, न्यू क्वेश्चन सब लेके आए या फिर वही पुराने प्रीवियस ईयर को 2 से 3 दिन और कराया जाए? जल्दी बताइए, कमेंट करिए जल्दी से, फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। शिवलाल जी बताइए, फिर एंड करते हैं क्लास को और मिलते हैं फिर कल। बाय, टेक केयर सभी स्टूडेंट्स को। 11 बजे कल मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए, ठीक है। और क्लास में जुड़ना मत भूला करिए आप लोग, ठीक है, जरूर जुड़िए रेगुलर।